ये कहानी है बिहारी नाम के एक ऐसे आदमी की कि कैसे उसका सेठ लाला सेठ उसे झूठे जुर्म में पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस बिहारी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। आखिर बिहारी ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि पुलिस बिहारी को पकड़ लेती है और क्या बिहारी खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? आइए आगे कहानी में जानते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे मगर बहुत ही खूबसूरत गांव के, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए वह कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहता था जो कि अपने एक छोटे से ठेले पर गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी बनाकर बेचा करता था। किशोर बहुत ही स्वादिष्ट चिकन पकौड़ी बनाया करता था। इस वजह से उसके ठेले के आसपास दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अरे ओ गांव के भूखे शेर, इधर आओ इधर। किशोर के गर्मा गर्म चिकन पकौड़े खाओ। ऐसा क्रिस्पी पकौड़ा है कि एक बार मुंह में जाते ही तुम्हारी जुबान बोलेगी भाई एक प्लेट और। और सुनो, आज का स्पेशल ऑफर, एक प्लेट पकौड़ा खाओगे तो दूसरी प्लेट देखने के पैसे भी नहीं लगेंगे। अरे जल्दी आओ, पकौड़े गरम है, तेल गरम है और किशोर का दिमाग भी गरम है। बस कस्टमर ठंडे पड़े हैं। ठीक है। अरे वाह किशोर भाई, क्या डायलॉग मारा है तुमने। तुम्हारा डायलॉग सुनने के लिए हम लोग इतनी दूर से तुम्हारे ठेले पर आते हैं। तुम जितना अच्छा डायलॉग मारते हो उतने ही अच्छे चिकन पकौड़े भी बनाते हो। सच में जब तक हम तुम्हारे चिकन पकौड़े नहीं खा लेते तब तक हमें दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने अच्छे चिकन पकौड़े बनाना सीखे कैसे? अरे ये तो हमारा खानदानी काम है भाई। देखो, सबसे पहले मेरे दादा चिकन पकौड़े बेचा करते थे, फिर मेरे पापा चिकन पकौड़े बेचते हैं और अब मैं चिकन पकौड़े बेचता हूँ। ये हमारे सालों का काम है। इस वजह से मुझे पूरा अनुभव है कि चिकन को कितनी देर तक फ्राई करना चाहिए, उसमें कितने मसाले डालने चाहिए, कितना मिर्च मसाला और कितना नमक डालना चाहिए। इसी वजह से मेरे चिकन पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं। हाँ किशोर भाई, ये बात तो है। पहले हम लोग तुम्हारे पिताजी के हाथ के चिकन पकौड़े खाते थे। जब वो गुजर गए तो हमें डर लगता था कि अब हम किसके हाथ के चिकन पकौड़े खाएंगे। लेकिन हमारी ये चिंता दूर हो चुकी है क्योंकि तुम तो अपने पिताजी से भी ज्यादा स्वादिष्ट चिकन पकौड़े बनाते हो। हाँ भाई, मैंने चिकन पकौड़े बनाना अपने पिताजी से ही सीखा है। जब मेरे पिताजी रात के वक्त चिकन पकौड़े बनाया करते थे तब मैं थोड़ी दूर खड़ा होकर उन्हें गौर से देखा करता था। वही देखते देखते मैं इतने स्वादिष्ट चिकन पकौड़े बनाना सीख गया। बस अब तुम लोग मेरी तारीफ ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी। एकदम गर्मा गर्म चिकन पकौड़े बनाए। बोलो, एक प्लेट लगा दूं? हाँ भाई चलो, तुमने नाम ले ही लिया है तो एक प्लेट लगा दो। तुम्हारे चिकन पकोड़े जितने खाओ उतनी ही कम है। चिकन पकोड़े खा खा कर हमारा पेट तो बड़ा हो गया है लेकिन हमारा मन अभी भी नहीं भरा। हम तो सबसे पहले सुबह उठकर तुम्हारे ठेले के पास आ जाते हैं। हाँ भाई, ये तो आप सबका प्यार है जिसकी वजह से मैं पूरे गांव में इतना मशहूर हूँ। रुको, आप लोगों के लिए एक प्लेट और चिकन पकौड़े लगाता हूँ। अरे किशोर भाई, एक प्लेट और लगा रहे हो या पूरा ठेला ही हमारे नाम कर रहे हो? तुम लोग खाते रहो भाई, मेरा काम ही तुम लोगों को खिलाना है। इतना कहकर किशोर उन सारे लोगों को फिर से एक एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी दे देता है और गांव के लोग फिर से ज्यादा चिकन पकौड़ी खाने लगते हैं। देखते ही देखते किशोर का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है। किशोर सारे लोगों से अच्छे से बात किया करता था। इस वजह से गांव के लोग भी किशोर के ठेले पर आना बहुत ही पसंद किया करते थे। वहीं गांव के दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा सा ढाबा था जिस ढाबे पर गर्मा गर्म मटन चावल बिकता था। लेकिन उस ढाबे के मालिक का नाम लाला सेठ था। लाला सेठ बहुत ही लालची इंसान था और वो बहुत ही घमंडी भी इंसान था। वो हर किसी से झगड़ा करता रहता और हर किसी से घमंड में बात किया करता था। एक दिन की बात है, लाला सेठ के पास एक आदमी आता है और वहाँ आकर लाला सेठ से कहता है, अरे लाला सेठ, आपके ढाबे के मटन चावल पूरे शहर में तो 100 रुपए प्लेट में बिकते हैं और तुम हमारे गांव में 200 रुपए प्लेट बेच रहे हो। 100 रुपए ज्यादा। आखिर तुम ही बताओ, 200 रुपए में अगर हम मटन चावल खाएंगे तो
तो हमारा घर कैसे चलेगा? देखो भाई, तुम्हारा घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं अपना मटन चावल 200 रुपए प्लेट ही बेचूंगा। और तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं अपना मटन चावल जितने रुपए प्लेट बेचूं, मेरी मर्जी। मेरा नाम लाला सेठ है और मैं सबका बजा बजा देता हूं। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी इन धमकियों की वजह से तो कोई भी तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाता। लाला सेठ, तुम बहुत कंजूस और बहुत ही घमंडी इंसान हो। आज से पहले मैंने तुम्हारी तरह इतना घमंडी इंसान कभी नहीं देखा। क्या तुम लाला सेठ के जैसा इंसान की बात कर रहे हो? वो तो तुम्हें इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि लाला सेठ एक ब्रांड है जो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप मटन चावल खाओ और अपनी जेब खाली करके यहाँ से जाओ। वैसे ही सुबह से धंधा करने का टाइम है। ऐसा ना हो कि मैं सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकाल दूं और तुम्हारी पूंगी बजा दूं। इससे पहले कि तुम्हारी पूंगी बज जाए, यहाँ से निकलो। इतना सुनते ही वो आदमी लाला सेठ के ढाबे से चले जाता है। ऐसे ही लाला सेठ बहुत ही घमंडी था, लेकिन लाला सेठ को पता नहीं था इसका ये घमंड ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन की बात है, बिहारी आकर लाला सेठ से कहता है, सेठ जी, कितने महीने हो गए हैं आपने मेरी पगार नहीं दी? पिछली बार भी आपने कहा था कि आप मेरी पगार इस महीने दे देंगे, लेकिन 3 महीने हो गए हैं आपने मेरी पगार नहीं दी। आप मेरी पगार कब देंगे? देख बिहारी, मैंने तुझे एक बार कह दिया ना कि अभी ढाबा अच्छा नहीं चल रहा है और मुनाफा भी ज्यादा नहीं हो रहा। जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं तेरी सारी पगार दे दूंगा। तू अभी चिंता मत कर और काम कर। देखिए लाला सेठ, मैं आपके इतने महीनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे 1 महीने से लेकर दूसरे महीने तक पगार नहीं देते। अगर आप मुझे पगार नहीं देंगे तो मैं अपना पेट कैसे पालूंगा? और आप झूठ कह रहे हैं कि आपका ढाबा अच्छा नहीं चल रहा। आपका ढाबा तो बाकी ढाबों से भी अच्छा चल रहा है। आप लोगों से ज्यादा पैसे भी लेते हैं, जिससे आपका मुनाफा भी ज्यादा होता है। और आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे ही नहीं है। देख बिहारी, अब तू ज्यादा बोल रहा है। मेरे सामने मेरी ही दुकान का हिसाब लगा रहा है। मेरे यहाँ काम नहीं करना तो मत कर, तेरी पूंगी बजा देता हूँ। मैं तुझे पगार नहीं दूंगा, देखता हूँ तू मेरा क्या कर लेगा। मैं अभी तुझे काम से निकाल रहा हूँ। इस ढाबे पर काम करने के लिए मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है लाला सेठ, मुझे भी आपके ढाबे पर काम नहीं करना। मैं आपका ढाबा छोड़ रहा हूँ, लेकिन देखना, मैं एक दिन आपको सबक जरूर सिखाऊंगा और आपको आपकी गलती का एहसास भी दिलाऊंगा। इतना कहकर बिहारी लाला सेठ के ढाबे से गुस्से में चले जाता है और अपने घर आकर खुद से बातें करने लगता है। मैंने गुस्से में लाला सेठ का यहाँ से काम तो छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे काम देगा कौन? इस गांव में तो और कहीं कोई ढाबा भी नहीं है। लेकिन मैं किसी के यहाँ अब काम नहीं करूंगा। मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। मुझे चिकन तंदूरी बहुत स्वादिष्ट बनाना आती है। मैं दूसरे वाले गांव में जाकर एक ढाबा किराए पर लूंगा और उसमें अपनी चिकन तंदूरी बनाकर बेचने लगूंगा। देखते हैं, अगर मेरा ढाबा चल गया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर बिहारी अपना सारा सामान एक बैग में रखता है और उस बैग को लेकर दूसरे वाले गांव में जाने के लिए निकल जाता है। और कुछ ही देर में बिहारी दूसरे वाले गांव में पहुंच जाता है, लेकिन बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद भी बिहारी को कहीं भी कोई ढाबा नहीं मिलता। इस वजह से बिहारी बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी बिहारी को उस गांव का एक आदमी देख लेता है और बिहारी से कहता है, क्या बात है भाई, लगता है तुम इस गांव में नए आए हो। मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। तुम गांव में नए आए हो क्या? हाँ भाई, मैं इस गांव में नया आया हूँ। मेरा नाम बिहारी है और मैं बिहार से आया हूँ। मैं यहाँ अपना एक छोटा मोटा ढाबा खोलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे इस काम में मेरी कोई मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे कोई ढाबा किराए पर दिलवा सकते हो? देखो भाई, ढाबे के मामले में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ, एक आदमी है जो तुम्हें ढाबा किराए पर दिलवा सकता है। उसका नाम किशोर है। वो इस गांव में गर्मा गर्म चिकन पकौड़े बेचता है। उसका घर यहीं पास में है। मुझे लगता है वो तुम्हारी पक्का मदद करेगा। बहुत अच्छा लड़का है। क्या भाई, तुम मुझे मरवाना चाहते हो क्या? मैं ढाबा मांगने जाऊं और चिकन तंदूरी बेचने के लिए जगह मांगू, वो भी उस आदमी से जो पहले से ही इसी गांव में चिकन पकौड़े बेचता है।
अगर उसने मुझसे झगड़ा कर लिया तो? नहीं नहीं भाई, तुम जैसा समझ रहे हो किशोर बिल्कुल वैसा नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है और हर किसी की मदद करता है। तुम जाओ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो एक बार किशोर से जरूर मिलूंगा। क्या पता उससे मिलकर मेरी किस्मत ही बदल जाए। इतना कहकर बिहारी वहां से किशोर के घर जाने के लिए निकल जाता है। किशोर का घर पास ही में था, इस वजह से बिहारी बहुत ही जल्दी किशोर के घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर किशोर से कहता है, भाई क्या आप ही का नाम किशोर है? हाँ भाई, बोलो क्या काम है? मैं बिहार से आया हूँ और मेरा नाम बिहारी है। गांव के एक आदमी ने आपका नाम बताया है। उसने कहा कि आप मुझे कोई ढाबा किराए पर दिलवा सकते हैं। मुझे उस ढाबे पर चिकन तंदूरी बनाना है और मैंने सुना है कि आप बहुत ही स्वादिष्ट चिकन पकोड़े बनाते हो। हाँ भाई, वो तो है, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी थी। क्या है ना, मैं भी सोच रहा था कि इस गांव में एक ढाबा खोलूं जिसमें मैं भी चिकन तंदूरी बेचूं। अगर ऐसा करें कि हम दोनों मिलकर एक ढाबा चलाएं और चिकन तंदूरी बनाकर लोगों को खिलाएं तो हमारा धंधा बहुत अच्छा चलेगा। क्या बोलते हो तुम? हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो धंधा जरूर अच्छा चलेगा। तो फिर पक्का रहा? पक्का भाई। लेकिन एक बात बताओ, चिकन तंदूरी तुम बनाओगे या मैं? तुम पकोड़े के उस्ताद हो और मैं चिकन तंदूरी का। तो फिर पार्टनरशिप में दोनों उस्ताद। किशोर और बिहारी इतनी बात करते ही है और कुछ ही दिनों में वो दोनों उस गांव में एक गर्मा गर्म चिकन तंदूरी का ढाबा खोल लेते हैं। लेकिन बिहारी को पता नहीं था इसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली, क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ लाला सेठ दरोगा साहब के साथ आता है और वहाँ आकर बिहारी पे आरोप लगाते हुए कहता है, अरे बिहारी, तेरी इतनी मजाल कि मेरे इलाके में अपना ढाबा खोल लिया। इंस्पेक्टर साहब, यही है बिहारी। इसी ने मेरे गले से 5,000 रुपए चुराए थे और पैसे चुराकर इस गांव में अपना ढाबा खोल लिया है। नहीं नहीं साहब, ये लाला सेठ झूठ कह रहा है। मैंने लाला सेठ से कभी भी 1 रुपया नहीं चुराया। उल्टा लाला सेठ ने तो मुझे मेरी 3 महीने की पगार तक नहीं दी थी। इसी वजह से मैंने गुस्से में उसके ढाबे से काम छोड़ दिया। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बेगुनाह हूँ। दारोगा साहब, बिहारी सच कह रहा है। बिहारी ने मुझसे भी सारी बात कही थी। लाला सेठ बहुत ही घमंडी और लालची आदमी है। वो लोगों को फंसाता है और उनसे पैसे ऐंठता है। आप बिहारी को छोड़कर इस लाला सेठ को पकड़ लीजिए, यही असली मुजरिम है। हो, तो कहानी कुछ और ही है। लाला सेठ, तुमने पुलिस को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब तुम्हारी खैर नहीं। जल्दी से सच बताओ। मैं हूं इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो डंडे पड़ेंगे। नहीं नहीं दरोगा साहब, मुझे मत मारना, मेरी ही गलती है। इस बिहारी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो तुम इतने दिनों से झूठ बोल रहे थे और बेचारे बिहारी को फंसा रहे थे। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। दरोगा साहब, मेरी बात तो सुनिए। अब जो बात है वो पुलिस स्टेशन में ही बात होगी। लाला सेठ, अब तेरा बचना बहुत मुश्किल है। जल्दी चल पुलिस स्टेशन, मेरे लंच का टाइम हो रहा है। इतना कहकर पुलिस लाला सेठ को पकड़कर बिहारी के ढाबे से ले जाती है और यहाँ बिहारी का रास्ता पूरा साफ हो चुका था और देखते ही देखते बिहारी के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। बिहारी और किशोर ने तो सोचा भी नहीं था कि उनका चिकन तंदूरी इतना स्वादिष्ट लगेगा कि दूर दूर से लोग उन दोनों के चिकन तंदूरी खाने आएंगे। अब उन दोनों का रास्ता पूरा साफ हो चुका था, इस वजह से उनका धंधा भी बहुत ही अच्छा होने लगता है और उन दोनों का मुनाफा भी बहुत ही अच्छा होने लगता है और वो दोनों साथ में मिलकर उस ढाबे को चलाने लगते हैं और खुशी खुशी अपना धंधा करने लगते हैं और पूरे गांव में बिहारी और किशोर का नाम मशहूर हो जाता है।